Hello students, good evening. I am Amit Parik. Today we will read part 3rd of Agriculture Management. Our today fourth topic is irrigation. What is irrigation? The farmer gives water to the crops. जो फार्मर जो होता है वो क्रॉप्स को क्या देता है? पानी देता है. As we need water, the food. Similarly, crops also need water टू ग्रो एंड यील्ड. जिस तरीके से एक ह्यूमन्स जो होते हैं, हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, फूड हम खाते हैं, ठीक है. तो इससे हमारी क्या होती है, पानी जब हम पीते हैं, फूड हम खाते हैं, तो उससे हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है. इसी तरीके से जो क्रॉप्स होती है इन्हें भी पानी की बहुत ज़रूरी होती है, इन्हें नीड होती है इसकी, जिससे कि क्या नाम से ये ग्रोथ करती है और क्या होती है, इनकी यील्ड भी बनती है, ठीक है बच्चों. आगे चलते हैं. सेकंड पॉइंट है इसका, टू फुल्ली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आउट वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेशन. देखो बच्चों क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग जो हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, पानी पीते हैं. जब हमारे पसीने आता है, पसीने से हमारे क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, और पानी बाहर निकलता है तो हमें प्यास लगती है, और प्यास लगने के बाद में हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं. तो उसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होती है कि प्लांट्स के अंदर जो पानी क्या करता है, वेपराइज होकर के लीव्स में से बाहर निकलता है. इसी रीजन से उन्हें भी क्या होती है, उनकी ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है. तो टाइम टू टाइम क्या, देखो वर्ड्स देखिए, टाइम टू टाइम, समय दर समय क्या नाम से इन्हें पानी डाला जाता है. थ्रू आउट वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेशन. तो इन्हें विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल माध्यम से जो क्या होता है, मतलब जिनको अपन क्या कहते हैं, माध्यम अपन कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से हम इनको पानी डालते हैं, तो वही क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, ठीक है. तो देखो आर्टिफिशियल तरीके से कौन सा है, अपने हेडपम्प होता है, ठीक है. तो हेडपम्प से अपन इनको इनके अंदर पानी डालते हैं, ठीक. अपने क्या होते हैं, तालाब होते हैं, तालाब जानते हो, हाँ, अपने छोटे छोटे जो तालाब होते हैं जिनके अंदर पानी, बारिश का पानी भरता है, उन्हें अपन तालाब कहते हैं, तो तालाब होता है, ठीक है. इसी तरीके से क्या नाम से जो कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, तो वेल जो होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, पानी होता है. तो इससे भी क्या नाम से अपन इरिगेशन कर सकते हैं, या फार्मर जो है वो इरिगेशन करता है, ठीक है बच्चों. आगे चलते हैं. हमारा बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप्स बाय इरिगेशन. अब क्रॉप्स को इरिगेशन करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे क्या है कि हम इरिगेशन क्यों करें, क्या फ़ायदा होगा इरिगेशन से. तो वो यहाँ पे हम बताया जा रहा है कि इसके अंदर 4 सीड जर्मिनेशन, जो सीड्स होते हैं उनकी जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, अंकुरण के लिए, सीड्स के अंकुरण के लिए क्या होता है, पानी सबसे पहले जरूरी होता है. दूसरी हम बात करते हैं, टू सप्लाई वाटर टू दी फॉर ट्रांसपोर्टेशन. जो पानी जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. क्या, कौन से, किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, किसका, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है टू दी लीव्स तक. क्या होता है कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने एक पेड़ देखा होगा, ठीक है. इस पेड़ के जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होती है, अंदर ज़मीन के अंदर धसी हुई रहती है, ठीक है. अब रूट्स क्या करती है, रूट्स ही मिनरल्स वगैरह को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है. अब मिनरल्स वगैरह को ये एब्जॉर्ब करेगी, और एक प्लांट जो होगी उसकी लीव्स तक ये उसको लेके जाने के लिए क्या होता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि क्या नाम से वो क्या नाम से जो पानी है इसके अंदर डिजोल्व होकर के जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, अपने लीव्स तक जाते हैं, और लीव्स को मिनरल्स की भी आपूर्ति होती है, या लीव्स जो है मिनरल्स भी गेन करते हैं, जिससे कि क्या नाम से उनकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, या टाइम टू टाइम चलती रहती है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, थ्रो आउट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रीच टू वेरियस पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स. तो देखो बच्चों मैंने समझा दिया अभी कि वाटर से ही क्या नाम से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो कहाँ पहुँचते हैं, जो अपना प्लांट्स होता है उसके विभिन्न पार्ट्स के अंदर पहुँचता है. तो रूट्स ने गेन किया, रूट्स ने किस में भेजा, स्टेम्स में भेजा, स्टेम्स में से किस में गए, लिप्स में गए. तो और लिप्स में से क्या होते हैं, वो वेपराइज होकर के कुछ जो पार्ट जो वाटर का होता है वो बाहर भी निकलता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, it has an important role in growth
एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर जो है ये क्या नाम से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए भी क्या करता है, काम करता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो होती है वो पानी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। उसका डेवलपमेंट जो होता है वो भी उसके पानी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो आपको पता है प्लांट्स मुरझा जाते हैं, और मुरझाने के बाद में क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। वापस से कितना ही उसके अंदर पानी डालो तो वो वापस से जीवित नहीं हो सकते। इसलिए हमें भी अपने घर में यदि आप प्लांट्स लगाते हैं तो उनको भी प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, या जिसे अपन कहते हैं इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब सोर्स क्या है, इरिगेशन के सोर्स क्या हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, तो हम वो पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो हमारे पास में क्या आता है कि फार्मर यूज वेरियस वाटर सोर्सेज फॉर इरिगेशन। जो फार्मर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या नाम से जो वाटर सोर्स होते हैं इसके लिए उनको वो अपनाता है। जैसे रिवर होता है, मैंने आपको बताया, तालाब जो होते हैं, रिवर क्या होते हैं, तालाब होते हैं, इन्हें हिंदी में तालाब कहा जाता है। तो रिवर जो होते हैं इनसे भी पानी की आपूर्ति होती है। पॉन्ड्स होते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा गाँवों के अंदर इनके अंदर छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर वर्षा का बारिश का जो पानी होता है वो आकर क्या होता है, बढ़ता है और स्टोरेज होता है, और साल भर बाद में वो क्या करते हैं, उसको काम में लिया जाता है। वेल्स होते हैं, वेल्स जो कुएं जो होते हैं, हेडपम्प्स जो होते हैं, इनसे भी क्या नाम से इरीगेशन के लिए पानी लिया जाता है। अब देखिए सोर्स ऑफ इरीगेशन, फर्स्ट सोर्स आता है ट्रेडिशनल सोर्स और सेकंड आता है मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स जो होते हैं बच्चों अपने, वो ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत जो आज प्राचीन काल से हमारे चले आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल सोर्स कहलाते हैं। और मॉडर्न सोर्स क्या होते हैं कि ट्रेडिशनल सोर्स क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में जिससे अपने को पानी मिलता है, और ज़्यादा फील्ड पर यदि अपने को पानी जल्दी से देना होता है तो मॉडर्न सोर्स उसके लिए अपनाए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल यहाँ से अपन क्वेश्चन बनता है कि ट्रेडिशनल सोर्स और मॉडर्न सोर्स के नाम लिखिए, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि ट्रेडिशनल सोर्स और मॉडर्न सोर्स कौन से होते हैं, नाम लिखो। तो ट्रेडिशनल कौन से हैं, ट्रेडिशनल सोर्स, तो बच्चों आप लोग देखा होगा, आप लोग अपने बुक के अंदर देखना, आपके बुक के पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पेज नंबर 7 पर आप लोग इसके डायग्राम्स आप लोग मिल जाएंगे। तो डायग्राम्स में आके अंदर आप लोग देखना कि एक तो सबसे पहले क्या आती है, चरस आप लोगों को दी हुई। चरस से क्या होता है कि एक लंबे कुएं के अंदर खड्डे के अंदर जाकर के एक रस्सी से क्या नाम से आप लोगों के वो बंधा हुआ है, दिख रहा होगा, क्या नाम से पीपा अगर दिख रहा हो तो उससे वो पानी खींचा जाता है, ठीक है। ढेकली जो है आप अपने ढेकली क्या होता है, एक पीपे को बांध करके कहाँ लटका दिया जाता है, मैं कुएं के अंदर लटका दिया जाता है, और क्या नाम से उसको उठाकर एक बांस से लटका देते हैं, बांस को नीचे नीचे करते हैं तो क्या नाम से वो पीपा किस में जाता है, कुएं में, और जब ऊपर करते हैं तो वो पीपा बाहर निकल के आता है, तो उससे क्या नाम से पानी निकल जाता है। रहट और एक मोठ भी होता है। तो ये 4 टेक्निक्स हैं, कौन सी, ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, इनसे क्या नाम से पानी निकल जाता है। बट इसके अंदर क्या होता है, परिश्रम ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, पानी कम निकलता है। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज की। अब मॉडर्न सोर्सेज जो होते हैं वो आप लोगों ने देखा, ट्यूब्स आप लोगों ने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पंप आप लोगों ने देखा होगा, और डीजल पंप भी आप लोगों ने देखा होगा। इन सभी क्या नाम से आजकल जो हमारे ट्रेडिशनल मॉडर्न जो सोर्सेज हैं वो यही कहलाते हैं। इनसे जल्दी से जल्दी क्या नाम से पूरे खेत में पानी दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड क्या किया जाता है, कवर किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न जो टेक्निक ऑफ इरिगेशन की जो मॉडर्न टेक्निक है, अब टेक्निक हम कौन से अपनाते हैं इसके अंदर, तो बच्चों देखना इस चीज़ पे ध्यान रखना कि टेक्निक कौन सी हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों को क्वेश्चन बनता है कि मॉडर्न टेक्निक जो है वो कौन कौन सी है, तो आप लोग उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोग उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्निक जो है सबसे पहले है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होते हैं बच्चों कि एक क्या नाम से पाइप होता है, ठीक है, ये पाइप है, पाइप से क्या नाम से एक जो स्प्रिंग जैसे अपने शावर होता है, शावर जैसा स्प्रिंग जोड़ देते हैं, और यहाँ से उसके अंदर फव्वारे की तरह क्या निकलता है, पानी निकलता रहता है, और वो दूर तक क्या नाम से वो जाता है, और दूर तक का फील्ड क्या करता है, कवर करता है। तो इससे क्या नाम से पूरा पानी जो है वेस्ट नहीं होता, और थोड़े थोड़े दूरी पर ये लगाए जाते हैं, फव्वारे लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हैं आप लोगों के, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम जो है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जिस तरीके से रेगिस्तान के अंदर होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ प्लांट लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ, 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 यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो बीच में अपन क्या करते हैं, पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है। तो यहाँ छेद कर दिया, यहाँ एक होल कर दिया, यहाँ भी एक होल कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया। तो यहाँ से जो पानी टिप 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 करके डिस करके वो सीधे ही क्या कहाँ जाएगा, जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर जाएगा, और क्या नाम से थोड़े पानी में भी अपन क्या करते हैं वहाँ पे खेती
कर सकते हैं। तो स्प्रिंकल मेथड आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर ये शावर की तरह लगे हुए हैं, बड़े दूर दूर तक आप लोग ये पानी फेंक रहे हैं। इससे क्या होती है, पानी ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है और अच्छी तरीके से क्या होता है पूरे खेत के अंदर स्प्रिंकल मेथड के से टेक्निक से खेत में क्या होती है, इरिगेशन किया जा सकता है। ड्रिप सिस्टम, अब ये ड्रिप सिस्टम कहाँ पे काम आता है, जहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम होती है वहाँ ये ड्रिप सिस्टम काम आता है। आप लोग देख रहे हो इसके अंदर ये पाइप है, पाइप बिछे हुए हैं और आप लोगों के क्या है, पेड़ पौधे प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, इनको पानी से ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से दिया जाता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब फार्मर के सामने एक समस्या आती है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कैसे करे, उनको सुरक्षित घर पे कैसे लेके जाए, उनको उनकी वहाँ जो लगी हुई क्रॉप्स है उसको सुरक्षा कैसे करे, और वो पकती है तब तक उसको उसकी सुरक्षा करनी ही पड़ती है। तो इसके सामने समस्या भी आती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स हम देखते हैं, इसमें है प्रॉब्लम इन कल्चर, एडवर्स इफेक्ट्स एंड मेजर। अब आप लोग एग्रीकल्चर की जो मेथड जो हैं, किस किस तरीके की हमारे सामने ये जो फार्मर्स होता है उनके सामने समस्याएं आती है, वो सारी आप लोगों को इस टेबल के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं बताऊँ, सबसे पहले मैं आप लोग बताता हूँ कि बच्चों यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आप लोगों का सीरियल नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है। पहले बता देता हूँ, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम आप लोगों की लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग हुई है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स पर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। और क्या नाम से प्रिवेंटिव मेजर जो है, मतलब क्या आप लोगों को इससे करना चाहिए कि जिससे कि क्या नाम से वो फसल जो उसको बचाया जा सके, वो मेथड आप लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सीरियल नंबर का अपन देखते हैं। सबसे पहले है वीड्स। अब जो अपन वीड्स की उसके अंदर क्या होता है कि वीड्स क्या होती है, आप लोग की खरपतवार होती है। क्या होती है, खरपतवार होती है बच्चों। आप लोग देखना, अनवांटेड प्लांट्स डेथ ग्रो अलोंग विथ द क्रॉप्स एंड प्रिवेंट्स द, देखो दिखता नहीं है ना, मैं ये कर रहा हूँ तब, तो देखना बच्चों, प्रिवेंट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर रीचिंग द क्रॉप्स प्लांट्स। अब देखो बच्चों क्या होता है कि यदि के बीच में छोटे छोटे से कोई एडवांटेज जो प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं, तो उगने के बाद में क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, वो खींचते हैं और अपनी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब जिससे प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो, क्रॉप्स डू नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। जो प्लांट, अब इनकी ग्रोथ तो क्या होती है, ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होंगे, जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है, उसकी जो उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के कारण क्या होता है, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, और ग्रोथ नहीं होगा उनको सनलाइट भी नहीं मिलेगी, और सनलाइट हमारी क्रॉप्स अच्छी तरीके से होगी ही नहीं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, इससे बचने के लिए टिलिंग अपनानी चाहिए बच्चों। क्या अपनानी चाहिए, कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, टिलिंग मेथड अपनाना चाहिए। टाइम टू टाइम इन पौधों को उखाड़ करके या खोद करके क्या होना चाहिए, इनको सुखा करके जला देना चाहिए। डाइस्टर्स, नेचुरल डाइस्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों की, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो विपदाएं आती है उनको नेचुरल डाइस्टर्स कहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, देखी होगी, फ्लड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या नाम से तूफान देखा होगा, सूखा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने ठंड आप लोगों ने देखी होगी, आग भी आप लोगों ने देखी होगी। इनसे भी क्या नाम से जो किसान होता है, फार्मर जो होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज़ देखिए कि आज न्यूज़पेपर में भी आती है कि आज इस जगह रखी हुई जो फसल है वो नष्ट हो गई, जल करके नष्ट हो गई। तो ये क्या है, नेचुरल डाइस्टर्स हैं, जो क्या नाम से कभी भी किसी भी संगठित हो सकते हैं। अब क्या होता है, जो अपने फ्लड होता है, जब बाढ़ जो आती है, तो बाढ़ के अंदर क्या होता है बच्चों, जो खेत होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, और पानी से भरने के बाद में क्या होती है, वो फसल या जो वो क्रॉप्स है वो क्या होती है, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इस सूखा पड़ता है, तो सूखा पड़ने के कारण भी क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ने के कारण भी क्या होता है, जो क्रॉप्स है उनको पानी नहीं मिल पाता, और पानी नहीं मिलने के कारण वो क्या होती है, क्रॉप सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। और इस तरीके से जब ज़्यादा ठंडा पड़ जाए, पाला पड़ जाए, तो क्या नाम से क्रॉप्स बिल्कुल गल जाती है, ठीक है। और क्या नाम से फायर, यदि मान लीजिए गर्मी है, गर्मी का समय है, आग लग जाए, तो क्या नाम से वो क्रॉप्स जल जाती है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर पड़ता है, हमें क्या प्रिवेंशन रखना पड़ता है पहले से ही। सबसे पहले देखो, फायर एग्जिस्टेंस आप लोग
वहाँ पे खेत के अंदर रखने चाहिए। वो नहीं हो तो क्या नाम से प्रॉपर पाइपलाइन वहाँ तक बिछी होनी चाहिए आप लोगों के, जिससे कि क्या नाम से फटाफट से इंजन स्टार्ट करके उस क्रॉप्स पर क्या डाला जा सके, पानी डाला जा सके। और क्या नाम से जब बाढ़ आती है, जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो क्या नाम से जो खेत होता है उसमें से पानी निकालने के संपूर्ण हमारे साधन होने चाहिए, जिससे कि फटाफट तुरंत से अपन उसमें खेत में से पानी निकाल सके और अपनी क्रॉप्स को बचाया जा सके। सूखे से निपटने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, कि हमारे को सूखे से निपटने के लिए एक पॉन्ड खुदवाने चाहिए, जिससे कि उस पॉन्ड में पानी रहे और उस पानी को अपन क्या कर सके, उन प्लांट्स में या उन क्रॉप्स में डाल सके, जिससे कि वो क्रॉप्स बच जाए। नेक्स्ट तीसरा सीरियल नंबर अपने पास में आता है डिजीज कॉज बाय इंसेक्ट्स, फंगस और बैक्टीरिया एंड वायरस। अब ये चीज़ तो है, अब डिजीज बीमारियां भी इनमें होती है। किस किस से होती है? इंसेक्टिसाइड से होती है, फंगस से होती है, बैक्टीरिया से होती है और वायरस से भी इनको क्या होती है, बीमारियां होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसके जो क्या नाम से जो सिम्टम्स इनको नज़र आते हैं, आप लोगों को कहाँ नज़र आते हैं, इनकी लिप्स जो होती है वो कैसी होती है, कि लिप्स जो होती है वो येलोइश कलर के आप लोगों को दिखाई देने लग जाती है। तो क्या होगा, कुछ इसमें कुछ ना कुछ बीमारी हो चुकी है। क्या नाम से यदि लिप्स सूख जाए, स्टेम यदि सूख जाए या डैमेज हो जाए, कट जाए, थितर जाए, तो भी क्या नाम से उनके अंदर ये समझिएगा कि इस पे वायरस का अटैक हुआ है, फंगस का अटैक हो सकता है या किसी वायरस इंसेक्टिसाइड्स का भी अटैक हो सकता है, जिससे कि क्या नाम से हमारी ये इनकी यील्ड होती है क्रॉप्स की, वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब आगे देखिए, तो इसमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रॉप्स जो हैं उनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो देखिए डैमेज लीव्स, इसमें लीव्स क्या होती है, डैमेज होता है, स्टेम डैमेज हो जाता है और फ्रूट्स भी क्या होता है, डैमेज होता है, मतलब फ्रूट भी कट जाते हैं, काले काले जो फ्रूट्स आते हैं। तो और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन पे इससे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, बैक्टीरियोसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए और फंगीसाइड्स का भी इन पे क्या करना चाहिए, इफेक्ट करना चाहिए, जिससे क्या नाम से वो नष्ट हो सके या संपूर्ण रूप से खत्म हो सके। एनिमल जो है, अब देखा होगा कि जो हम लोगों ने नीलगाय हम देखते हैं या जंगली सुअर हम देखते हैं या और एनिमल्स देखते हैं, गाय देखते हैं, भैंस देखते हैं, ये क्या होती है, यदि खेत मान लीजिए हम ऐसे ही छोड़ के आ जाए तो क्या होगा, ये क्रॉप्स को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी और डैमेज करने के बाद में क्या वो क्रॉप्स हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए चारों तरफ खेत के क्या होना चाहिए, तारबंदी होनी चाहिए, जिससे कि क्या नाम से जो भैंस, गाय, बैल वगैरह है वो उसके अंदर नहीं घुसे और हमारी क्रॉप्स को प्रदान की जा सके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हार्वेस्टिंग। अब देखियो बच्चों कि ये सब प्रोसेस करने के बाद में क्या आता है, हार्वेस्टिंग आती है। अब हार्वेस्टिंग क्या है, आफ्टर रिपेनिंग ऑफ क्रॉप्स फार्मर कट देम, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब रिपेनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिपेनिंग का मतलब क्या होती है, जब आप लोगों की जो क्रॉप्स में गड़ी हुई या उगी हुई क्या हो जाती है, जब वो सूखती है तो सूखने पर उस क्रॉप्स को ही काटना, क्या करना, कट करना या काटना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। व्हेन द क्रॉप्स रिप्स, इट इज आइदर टेकन आउट फ्रॉम द रूट्स और कट फ्रॉम नियर दी रूट्स। अब क्या किया जाता है, जो अपने जो क्रॉप्स होती है इनको क्या किया जाता है कि रूट्स के पास में से काट दिया जाता है या इनको रूट सहित ही क्या कर लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है। अर्लियर सिकल वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सिकल यूज़ किया जाता है। सिकल का मतलब क्या होती है, दांतली होती है, वो इस तरीके की, इस साइज़ की आप लोगों को दिखाई देती है, जिसकी ये तो क्या होती है, धारदार किनारे होते हैं, तो इस दांतली से उसको काटा जा सकता है। वाज यूज फॉर दिस पर्पज, तो इसके लिए ये दांतली काम में ले जाती है। नाउ ए डे इट इज़ आल्सो यूज एट सम प्लेसेस, तो ये बहुत से प्लेसेस में जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। मोस्ट फार्मर यूज हार्वेस्टिंग मशीन्स फॉर कटिंग दी क्रॉप्स। आजकल जो है, जो बहुत से फार्मर जो हैं वो हार्वेस्टिंग मशीन्स का उपयोग करते हैं इनको काटने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए थ्रेसिंग। अब बात करते हैं, हार्वेस्टिंग तो हो गई, अब हार्वेस्टिंग के बाद में क्या होती है, वो क्रॉप्स जो होती है धीरे धीरे पड़ी क्या नाम से खेत में सूखती रहती है और सूखने के बाद में क्या होती है, उसकी थ्रेसिंग होती है। अब थ्रेसिंग किसे कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस तरीके से चारा जो होता है, चारे से क्या नाम से अनाज को अलग करना है या दानों को अलग करना है या सीड्स को ही अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इज कीप्ड फॉर ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर। अब उसको काटने के बाद में, हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसके अंदर से क्या नाम से जो मॉइस्चर है या नमी होगी उसको क्या करना, रिमूव करते हैं। उसके बाद में आफ्टर
ड्यूरिंग इट्स ग्रेन आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द चाफ बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। फिर क्या किया जाता है, इसके चाफ को क्या नाम से थ्रेसिंग के द्वारा इसकी सीड्स से क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं थ्रेसिंग की जो टेक्निक्स है वो स्मॉल फील्ड में कौन कौन सी अपनाई जाती है, वो हम देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है इन स्मॉल फील्ड। तो स्मॉल फील्ड के अंदर क्या क्या की जाती है, थ्रेसिंग जो होती है वो किससे, हाथ से की जाती है। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का गट्ठा है, ठीक है, ये लकड़ी का गट्ठा है, ये क्या नाम से अपने जो जो क्रॉप्स है उसका गुच्छा है, तो इस क्रॉप्स के गुच्छे को इस लकड़ी के गट्ठे पर मारते हैं, और मारने से क्या हो जाती है, जो दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो अपने जो चारा होता है, रचका होता है, वो उसके अंदर पड़ा हुआ रहता है, जिसको क्या करते हैं, फिर छान करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड आता है लार्ज फील्ड के अंदर। क्या होती है, इसके अंदर लार्ज फील्ड के अंदर थ्रेसिंग मशीन्स काम में ली जाती है। क्या ली जाती है, थ्रेसिंग मशीन्स काम में ली जाती है, जो क्या नाम से हैंड टू हैंड चारे को भूसे से अलग कर देती है, सॉरी सीड्स को भूसे से अलग कर देती है, और अपने को क्या मिल जाते हैं, सीड्स अलग मिल जाते हैं। आठवां हमारा लास्ट टॉपिक आता है स्टोरेज। अब बात करें कि फार्मर ने ये सब कर ली, अब मेन उसके बाद में समस्या आती है स्टोरेज की, वो इनको स्टोरेज किस तरीके से करे। तो आओ बच्चों देखते हैं। आफ्टर थ्रेसिंग द फार्मर ब्रिंग द ग्रेन्स फिल्ड इन द बैग्स एट होम एंड कलेक्ट द चाफ फॉर फोडर। अब देखो बच्चों क्या होता है कि अब थ्रेसिंग के बाद में जो फार्मर जो होता है वो इनको क्या करता है, बैग्स के अंदर कलेक्ट करके लेकर के आता है और अपने घर में बोरों के अंदर डाल करके इनको रखता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। ही स्टोर्स द ग्रेन्स विच ही हैड ब्रॉड। अब वो क्या करता है, इनका स्टोरेज करता है, इनको रखता है अपने घर में, सुरक्षित रखता है, या किसी कमरे के अंदर बंद करके इनको रख देता है। ही कीप्स द ग्रेन्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट होम एंड रेस्ट ही सेल इन द मार्केट। अब बच्चों देखो क्या होता है, ही कीप्ड द ग्रेन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी होती है वो ग्रेन्स को क्या करता है, ये अपने घर में रख देता है, और जो बाकी बचता है उन सभी को मार्केट के अंदर क्या कर देता है, सेल करता है, जिससे कि क्या नाम से इनको पैसा मिलता है, और ये पैसे से क्या करता है, अपना घर का खर्चा चलाते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स एट होम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और घर पे जब लाने के बाद में भी क्या नाम से इनका जो ग्रेन्स होता है, इनका प्रॉपरली इनको प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत ही चुनौती भरा इनके लिए काम होता है। आगे देखिए, डिफरेंट मेथड्स are used to protect the stored grains from moistures, insecticides, mice and microbes। तो बच्चों क्या होता है कि घर पे अपने क्या होता है, मॉइस्चर होती है, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, माइस भी होते हैं, और क्या नाम से माइक्रोब्स भी होते हैं। तो उनसे भी अपने को क्या करना पड़ता है, इनको घर पे सुरक्षित रखना पड़ता है। कहीं ये नहीं हो बोरी को ले आए, उनके तो पानी भर जाए, और पानी भरने से क्या बीज क्या हो जाए, आप लोगों के अंकुरित हो जाए, या बीज में अंकुरण हो जाए, तो क्या हो जाएगी, वो क्रॉप्स जो है वो क्या हो जाती है, अपने खराब हो जाएंगे, या वो सीड्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन द स्टोर हाउस कॉल्ड सिलोस। तो क्या होता है बच्चों कि इनको एक बड़े पैमाने पर यदि किसी जगह इकट्ठा करते हैं, तो जैसे अपने FCI गोदाम आप लोगों ने देखा होगा, FCI गोदाम हर जगह होता है, तो वहाँ पर इनको एक बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अपन सिलोस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलोस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है, टॉपिक है क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। जो क्रॉप्स और क्रॉप्स का एनवायरनमेंट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। क्रॉप्स हेल्प टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी। देखो बच्चों क्या है, क्रॉप्स मेंटेन द ह्यूमिडिटी एंड रेगुलर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्रॉप्स क्या करती है कि ह्यूमिडिटी जो है वो बनाने का काम करती है, और क्या नाम से ऑक्सीजन को गेन करने का, ऑक्सीजन को छोड़ने का, और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करने का काम भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज आल्सो कंट्रोल। जो अपने सराउंडिंग मतलब चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है वो भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसका टेम्परेचर भी जो होता है ये क्रॉप्स ही क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दे प्रोटेक्ट द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फॉर स्टॉर्म्स एंड वाइंड एंड फ्लड। अब ये क्या करते हैं कि जो
अपने फील्ड होते हैं, इनकी जो फर्टिलाइज्ड लेयर जो होती है, जो फर्टिलाइज्ड लेयर होती है बच्चों, ऊपर जो उपजाऊ ज़मीन होती है, इसके ऊपर मिट्टी होती है, ठीक है, उस लेयर को उड़ने से, हवा से उड़ने से या फ्लड के अंदर बहने से क्या करती हैं ये क्रॉप्स, उनको बचाती है। चौथा पॉइंट आता है द एनवायरनमेंट गेट्स क्लीन्ड फ्रॉम क्रॉप्स इन। ये जो एनवायरनमेंट होता है अपना, वो क्रॉप्स क्या करती है, उसको पूरे सराउंडिंग को क्या करती है, क्लीन करने का काम भी करती। कब क्लीन करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो गेन कर देगी और क्या नाम से ऑक्सीजन को वो छोड़ती है, तो इससे वो क्लीन करती है। प्रोवाइड्स लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को क्या करती है, लाइफ प्रोवाइड करवाती है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है छुपने के लिए, ठीक है, उनके अंदर एनिमल छुपते हैं और अपने जीवन को बचाते हैं। ठीक है बच्चों।